अब हम बात करते हैं यहाँ पे माइकोप्लाज्मा और क्या बताया गया, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए माइकोप्लाज्मा निमोनी क्लासिक कॉज ऑफ एटिपिकल, यानी इसको वॉकिंग निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो बताएं कि एटिपिकल निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज जो है ये हमारा माइकोप्लाज्मा ही है। देखिए यहाँ पे भी बता क्या है कि माइकोप्लाज्मा जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें देखने को क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे हमको इंसीडियस ऑनसेट देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगी, नॉन प्रोडक्टिव कफ, पैची और डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही पैची या डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट ये हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए हम दिखाया आपको ना कि यहाँ पे रेटिकुलर फाइबर वगैरह मतलब रेटिकुलर फॉर्मेशन टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये एटिपिकल निमोनिया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो क्लासिक कॉज ऑफ एटिपिकल वॉकिंग निमोनिया और इंसीडियस ऑनसेट और हेडेक और नॉन प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी और पैची और डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट और मैकुलर रैश वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए हमको जॉइंट पेन देखने को मिलेगा और ये देखिए नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस भी कॉज करता है और मायोकार्डाइटिस भी कॉज करता है। तो ये सारी चीजें हमको माइकोप्लाज्मा की वजह से देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले एटिपिकल निमोनिया बताया गया और ये सारे एटिपिकल निमोनिया के फीचर हो गए। और इसके अलावा देखिए हमको नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस भी देखने को मिलता है और मायोकार्डाइटिस भी देखने को मिलता है और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम वगैरह भी देखने को मिलता है। अभी आगे हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें हो गई। और उसका तो देखिए बताया कि किसमें हमको देखने को मिलता है, तो देखिए बताया कि अकर्स फ्रीक्वेंटली इन दोज लेस देन 30 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो 30 साल से कम वालों में हमको फ्रीक्वेंटली ये देखने को मिलता है, ठीक है। 30 साल से कम वालों में हमको ये देखने को मिलता है। और देखिए आउटब्रेक्स इन मिलिट्री रिक्रूट्स, तो मिलिट्री रिक्रूट्स में इसके आउटब्रेक देखने को मिलते हैं, प्रिजन्स में देखने को मिलते हैं और देखिए कॉलेज वगैरह में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए इन सब जगहों में हमको इसके आउटब्रेक देखने को मिलते हैं, मिलिट्री रिक्रूट्स, प्रिजन्स और कॉलेजेस वगैरह में। और यहाँ पे देखिए हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट देखिए भी थोड़ा सा टिपिकल है, ट्रीटमेंट में भी हम आपको 2-3 चीज रिकॉल करके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रीटमेंट जो होता है यहाँ पे मैक्रोलाइड और डॉक्सीसाइक्लिन, देखिए ये दो मेन ट्रीट करते हैं और ये फ्लोरोक्विनोलान्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट है, मैक्रोलाइड और डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। तो देखिए अगर एटिपिकल निमोनिया कॉज कर रहा है ना ये माइकोप्लाज्मा, देखिए एटिपिकल निमोनिया का अगर कॉज कर रहा है तो यहाँ पे हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी ये मैक्रोलाइड होगी। मैक्रोलाइड में ये हमारी एजिथ्रोमाइसिन होगी, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन जो होती है ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है अगर माइकोप्लाज्मा जो है ये एटिपिकल निमोनिया कॉज कर रहा है, ठीक है। तो एटिपिकल निमोनिया कॉज करेगा तो हमारी मैक्रोलाइड ड्रग ऑफ चॉइस होगी। जबकि अगर ये स्टडी कॉज कर रहा है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज माइकोप्लाज्मा, तो यहाँ पे हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होगी ये डॉक्सीसाइक्लिन होगी, ठीक है। तो देखिए दोनों कंडीशन है, अगर एटिपिकल निमोनिया कॉज कर रहा है तो हमारी एजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होगी और अगर स्टडी कॉज कर रहा है तो हम बताएं कि ये हमारे ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन होगी। और हम बता क्या है कि ये जो होता है माइकोप्लाज्मा ये नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस वगैरह कॉज करता है, ठीक है। तो पता चला कि इस कंडीशन में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी ये डॉक्सीसाइक्लिन होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक और हम फ्लैश बता दें, पहले हम बात कर चुके हैं इसकी, लेकिन हम यहाँ पे बता दें देखिए ये डॉक्सीसाइक्लिन जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, देखिए इसको हम याद रखते हैं माइपिंक आरबीसी से। तो देखिए माइकोप्लाज्मा और पी से देखिए यहाँ पे हमारा प्लेग प्रोफिलेक्सिस होता है, ठीक है। तो पी से प्लेग प्रोफिलेक्सिस और आर से देखिए हमारा रिकेट्सिया हो गया, यहाँ पे स्क्रब टाइफस वगैरह हो गया और बी से देखिए हमारा बोरेलिया हो गया, ब्रुसीला हो गया और सी से हमारे यहाँ पे क्लेमाइडिया और कॉलेरा हो गया, ठीक है। तो क्लेमाइडिया और कॉलेरा ये भी हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। तो क्लेमाइडिया और कॉलेरा, ठीक है, ये भी जो है डॉक्सीसाइक्लिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन प्रेगनेंसी में डॉक्सीसाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो प्रेगनेंसी में भी हम जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मल कि नॉर्मल माइपिंक आरबीसी से याद रखेंगे कि ये डॉक्सीसाइक्लिन इन कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और यहाँ पे देखिए बोरेलिया जो होती है, बोरेलिया ब्रुसीला नाम में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। देखिए बोरेलिया ब्रुसीला नाम में कंफ्यूजन होती है। तो बोरेलिया देखिए ये जो है लिटिल ट्विलिंग बैक्टीरिया का पार्ट है, यानी वो बैक्टीरिया जो छोटे होते हैं। तो इसको भी देखिए इसी बुक का मीनिंग है। और यहाँ पे देखिए एल से लेप्टोस्पाइरा और टी से हो गया ट्राइपोनिडोमा और बी से हो गया हमारा बोरेलिया, ठीक है। तो बोरेलिया और जो कि ब्रुसीला यहाँ पे देखिए यू आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमको इसका ट्रांसमिशन मोस्टली अनपास्चराइज्ड मिल्क से देखने को मिलता है और ये जो होता है अंडुलेंट फीवर कॉज करता है। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। तो बहरहाल हमारे यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन की बात आई तो माइपिंक आरबीसी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। और डॉक्सीसाइक्लिन हम बता दिए कि ये स्टडी के केस में माइकोप्लाज्मा में भी ड्रग ऑफ चॉइस होगी, यानी माइकोप्लाज्मा अगर स्टडी कॉज कर रहा है तब भी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। और अगर माइकोप्लाज्मा जो है ये एटिपिकल निमोनिया कॉज कर रहा है तो एजिथ्रोमाइसिन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होगी, ठीक है। तो डॉक्सीसाइक्लिन का और पूरा ड्रग ऑफ चॉइस हम बता दिए किस किस कंडीशन में है। और मैक्रोलाइड देखिए किस किस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है। तो देखिए मैक्रोलाइड देखिए हम बताया ना कि अगर माइकोप्लाज्मा है जो एटिपिकल निमोनिया कॉज कर रहा है तब ड्रग ऑफ चॉइस होगी। इसी तरीके से देखिए लिजियोनेला और क्लेमाइडिया ये दोनों भी अगर एटिपिकल निमोनिया कॉज कर रहे हैं ना तब भी हमारी ड्रग ऑफ चॉइस यही एजिथ्रोमाइसिन होगी, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे देखिए हम बताएं कि ये एटिपिकल निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया देखिए लीजियोनेला निमोफिलिया है और क्लेमाइडिया है और माइकोप्लाज्मा, देखिए तीनों जो है पता चला इसमें हमको ड्रग ऑफ चॉइस जो देखने को मिलेगी ये हमारी एजिथ्रोमाइसिन होगी, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होगी अगर इन तीनों की वजह से हमको एटिपिकल निमोनिया देखने को मिलता है। तो नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमको एटिपिकल निमोनिया देखने को मिल रहा है बैक्टीरिया की वजह से तो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी ये
एजिथ्रोमाइसिन होगी, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन, इसी वजह से एजिथ्रोमाइसिन देखिए इतना कॉमनली इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो यहाँ पे हम बता दिए इसका। और देखिए मैक्रो और किस कंडीशन में होती है, तो ये तीन तो हम बता दें कि एटिपिकल निमोनिया इन तीनों की वजह से होता है, और इन तीनों में ड्रग ऑफ चॉइस हमारी एजिथ्रोमाइसिन होती है। कंपाइलोबैक्टर में भी देखिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन ही होती है, और क्लेमाइडिया और कॉलेरा इन प्रेगनेंसी, हम बताया ना कि डॉक्सीसाइक्लिन देखिए नॉर्मल कंडीशन में डॉक्सीसाइक्लिन थी क्लेमाइडिया और कॉलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन प्रेगनेंसी में ये डॉक्सीसाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इस वजह से हमारी ये एजिथ्रोमाइसिन ये ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है क्लेमाइडिया और कॉलेरा की प्रेगनेंसी में। और देखिए कॉलेरा इन चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन में भी हम ये डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दे सकते, हालांकि कॉलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन थी, तो चिल्ड्रेन में डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दे सकते, तो यहाँ पे भी हमारा ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ये एजिथ्रोमाइसिन हो जाती है। और स्क्रब टाइफस अगर प्रेगनेंसी में हो रहा है तब भी हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ये मैक्रोलाइड हो जाती है, क्योंकि स्क्रब टाइफस की नॉर्मल ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारी ये डॉक्सीसाइक्लिन होती है, लेकिन बताया ना कि आर से रिकेट्सिया यानी रिकेट्सिया में स्क्रब टाइफस आ गया, ठीक है। तो स्क्रब टाइफस की ड्रग ऑफ चॉइस नॉर्मली हमारी डॉक्सीसाइक्लिन होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दे सकते, इस वजह से यहाँ पे हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ये एजिथ्रोमाइसिन हो जाती है। और पता हमको क्या चला कि एजिथ्रोमाइसिन मेन जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये एटिपिकल निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया की होती है। एटिपिकल निमोनिया हमको मोस्टली क्लेमाइडिया, लीजियोनेला और माइकोप्लाज्मा की वजह से देखने को मिलता है, तो इसमें हमारी एजिथ्रोमाइसिन ही ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और उसका फिर देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताया गया कि पेनिसिलिन इनइफेक्टिव सिंस माइकोप्लाज्मा हैज नो सेल वॉल, तो माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो कोई सेल वॉल नहीं होती है, और पेनिसिलिन जो होती है ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, तो पेनिसिलिन किस लिए हम यहाँ पे देंगे, जब सेल वॉल है ही नहीं तो हम क्यों उसको रोकेंगे, क्या करेंगे। इसी वजह से पेनिसिलिन जो होती है ये माइकोप्लाज्मा के केस में इनइफेक्टिव होती है, ठीक है। तभी तो यहाँ पे हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पे जाते हैं डॉक्सीसाइक्लिन और मैक्रोलाइड में, ठीक है। स्टडी के केस में डॉक्सीसाइक्लिन और एटिपिकल निमोनिया के केस में हम यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन यानी मैक्रोलाइड में जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसका फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की, तो देखिए ग्राम स्टेन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग हमको इसमें नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल ही नहीं होती है, ठीक है। सेल वॉल ही नहीं हुई, इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे देखिए जहाँ पे पूरा बैक्टीरिया दिखाया आपको, देखिए ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये भी ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव कलर से वॉलेट कलर ग्राम पॉजिटिव, और ये देखिए पिंक कलर ग्राम नेगेटिव, और यहाँ एटिपिकल में देखिए ये देखिए दोनों पिंक कलर है ग्राम नेगेटिव है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को हम वॉलेट भी नहीं किए, क्यों, क्योंकि ना ये ग्राम पॉजिटिव होता है ना ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये ग्राम स्टेन में स्टेन ही नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे इसको नॉर्मल कर दिखाया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया ग्राम स्टेन में हमको यहाँ पे ये नहीं देखने को मिलता है। और उसके बाद देखिए पीलियोमॉर्फिक होता है, देखिए पीलियोमॉर्फिक, ये देखिए पीलियोमॉर्फिक देखिए, ठीक है, अलग अलग उसका पीलियोमॉर्फिक ये होगा। और यहाँ पे क्या है कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन कंटेन स्टेरॉल्स फॉर स्टेबिलिटी, और बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होगी ना, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, मेम्ब्रेन तो होगी ना, जैसे हमारे साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन होती है वैसे इसकी भी मेम्ब्रेन होगी, बस सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। तो मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन में हमको स्टेरॉल्स देखने को मिलता है, और यही स्टेरॉल्स जो होता है ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये स्टेरॉल्स। और उसका फिर यहाँ पे देखिए इसका सिलेक्टिव मीडिया बता दिया गया कि इसका सिलेक्टिव मीडिया जो होता है ये ईटन अगार होता है, ठीक है। तो पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा इसको हम बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोलते हैं, ठीक है, पीपीएलओ भी बोलते हैं। तो इसका सिलेक्टिव मीडिया जो होता है ये हमारा ईटन अगार होता है, ठीक है। और इसी ईटन अगार को हम पीपीएलओ अगार भी बोलते हैं, क्योंकि हम बताया कि माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। और पीपीएलओ का अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे ना पीपीएलओ, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जो होता है ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। और देखिए एटिपिकल निमोनिया कॉज करने वाला मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, इस वजह से इसको पीपीएलओ भी हम बोलते हैं। तो पीपीएलओ अगार या ईटन अगार इसका सिलेक्टिव मीडिया होता है। और यहाँ पे देखिए हम दिखाएं कि जब इसको हम इस सिलेक्टिव मीडिया पे ग्रो करेंगे ना, और यहाँ पे जो हम स्टेन का इस्तेमाल करते हैं ये हमारे डेनिज स्टेनिंग हम करते हैं, ठीक है। तो डेनिज स्टेनिंग हम करते हैं, और जब हम डेनिज स्टेनिंग करते हैं तो ये पीपीएलओ अगार या ईटन अगार जो है इस पर इसका हमको फ्राइड एक अपीयरेंस देखने को मिलता है। देखिए फ्राइड एक अपीयरेंस हमको ऐसा देखने को मिलेगा, देखिए फ्राइड एक अपीयरेंस टाइप का ये हमको देखने को मिलेगा ईटन अगार पे, ठीक है। तो ईटन अगार यहाँ पे देखिए इसका ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्राम स्टेन नहीं हो पाता ना, इस वजह से इसकी स्टेनिंग आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमको ईटन अगार या पीपीएलओ अगार इसका सेलेक्टिव मीडिया होता है, इसको स्टेन हम करते हैं डेनिज स्टेनिंग से, और हमको यहाँ पे फ्राइड एक अपीयरेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पे वही हमारा एक फ्लैश कार्ड और हम आपको दिखा दें कि ये हमको देखने को मिलता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में और ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा में, ठीक है। तो क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा होगा तो यहाँ पे हमको फ्राइड एक अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए हमको फ्राइड एक सेल विद इंक्रीज एलडीएच और इंक्रीज एचसीजी अगर हमको देखने को मिला ना क्वेश्चन में, ये क्लू पॉइंट है, बिल्कुल क्लू पॉइंट है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे डिसजर्मिनोमा या सेमिनोमा की बात करेंगे, ठीक है। तो फ्राइड एक सेल विद इंक्रीज एलडीएच और इंक्रीज एचसीजी देखने को मिला क्वेश्चन में, तो हम जान जाएंगे कि डिसजर्मिनोमा या सेमिनोमा की बात की जा रही है। तो इस तरीके से ये फ्राइड एक का भी एक हम यहाँ पे आपको फ्लैश कार्ड दे दिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे अब हम बात कर लिए कि इसका ग्रोथ मीडिया या सिलेक्टिव ग्रोथ मीडिया क्या था, ईटन अगार। और उसका फिर हम चेस्ट एक्सरे की बात करें तो चेस्ट एक्सरे अपीयर्स मोर सीवियर देन पेशेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी उससे ज्यादा सीवियर हमको चेस्ट एक्सरे देखने को मिलेगा। और हम बताया कि एटिपिकल निमोनिया में देखिए हमको इस तरह का देखने को मिलता है, रेटिकुलर पैटर्न देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक एक्सरे पुट किए हैं, ये देखिए यहाँ पे हमको रेटिकुलर पैटर्न देखने को मिलता है, देखिए ये जो है इस तरह, ठीक है। तो
यही यहाँ पे बताया गया कि चेस्ट एक्सरे जो होगा अपीयर मोर सीवियर देन पेशेंट प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे देखिए क्या हाई टाइटर ऑफ कोल्ड एग्लूटिनिन, ठीक है, और यहाँ पे हमको हाई टाइटर ऑफ कोल्ड एग्लूटिनिन देखने मिलेगा, यानी हमको यहाँ पे ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया देखने मिलेगा, ठीक है। और ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हम बताए थे कि दो तरह की होती है, एक वार्म होती है और एक कोल्ड होती है। वार्म जो होती है आईजीजी की वजह से देखने को मिलती है, और जो कोल्ड होती है ये आईजीएम की वजह से देखने को मिलती है, ठीक है। तो आईजीएम एम से याद रखे थे कि ये माइकोप्लाज्मा में और मोनोन्यूक्लियस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा या मोनोन्यूक्लियस में हमको आईजीएम ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, जिसको हम कोल्ड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं, ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे हमको आईजीएम एंटीबॉडी की वजह से ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा। और देखिए हमको किस कंडीशन देखने को मिलता है, हम बताएं यहाँ पे हमको माइकोप्लाज्मा में देखने को मिलता है, एम से याद रखे थे, और मोनोन्यूक्लियस में देखने को मिलता है। और देखिए आईजीएम मीडिएटेड है, तो यानी वो कंडीशन जिसमें आईजीएम ज्यादा होगा उसमें भी देखने को मिलेगा, जैसे वेल्डेस्ट्रॉन मैक्रोग्लोबिनेमिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आईजीएम का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको कोल्ड एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और इसके अलावा देखिए हम यहाँ पे बताएं कि ये कोल्ड एग्लूटिन जो होता है ना, ये हमको ज्यादा इंट्रावेस्कुलर देखने को मिलता है। और यहाँ पे जब हम कोल्ड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया की बात करते हैं, वहां पे भी हम बताए थे कि ये जो कोल्ड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है, ये इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर दोनों तरफ देखने को मिलती है, लेकिन इंट्रावेस्कुलर ज्यादा देखने को मिलती है। जबकि हमारी जो वार्म होती है, जो आईजीजी मीडिएटेड होती है, वो हमको सिर्फ एक्स्ट्रा वेस्कुलर देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक, तो ये हम बता दें कि यहाँ पे माइकोप्लाज्मा हमारा होता है, ये कोल्ड एग्लूटिन्स कॉज करता है। कोल्ड एग्लूटिन्स यानी आईजीएम मीडिएटेड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया होती है ये, और ये माइकोप्लाज्मा की वजह से भी देखने मिलती है, मोनोन्यूक्लियस की वजह से देखने को मिलती है। और वेल्डेस्ट्रॉन माइक्रोग्लोबिनेमिया हम बताएं कि इसमें आईजीएम का हाइपर सिक्रेशन होता है, इस वजह से हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो कोल्ड होती है, ये टेम्परेचर इसका 0 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और एम से याद रखे थे कि यहाँ पे आईजीएम मीडिएटेड होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, मोनोन्यूक्लियोसिस ये सारी कंडीशन होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखिए और बताएं कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखिए पूरा कर दिया सेंटेंस कि विच कैन एग्लूटेड आरबीसी, तो यहाँ पे आईजीएम मीडिएटेड होता है और जिसकी वजह से हमको आरबीसी का एग्लूटेशन देखने को मिलता है, इसी वजह से हमको यहाँ पे ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखिए एक निमोनिया क्या होता है कि माइकोप्लाज्मा गेट्स कोल्ड विदाउट ए कोट, कि माइकोप्लाज्मा जो होता है ये कोल्ड एग्लूटिनिस यानी कोल्ड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है, लेकिन यहाँ पे कोट नहीं होता है, ठीक है। तो कोट नहीं होता है यानी इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। और एम से यहाँ पे और रिलेट कर दिया कि माइकोप्लाज्मा आईजीएम मीडिएटेड होता है, और मोनोन्यूक्लियोसिस में हमको कोल्ड एग्लूटिनिस देखने को मिलते हैं, यानी आईजीएम मीडिएटेड या कोल्ड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसका फिर देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या बताएगी कि ये कैन कॉज ए टिपिकल वेरिएंट ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, तो ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो कॉज करता है। और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नेक्रोसिस हो जाती है डर्मल एपिडर्मल जंक्शन पे, ठीक है। तो नेक्रोसिस होगी जिसकी वजह से डर्मल एपिडर्मल जंक्शन जो है यहाँ पे नेक्रोसिस होगी, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे, इस वजह से हमको बुल्ला का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही है कि डर्मल एपिडर्मल जंक्शन का सेपरेशन हो जाएगा नेक्रोसिस की वजह से, जिसकी वजह से बुल्ला फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सब एक साथ हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे नेक्रोसिस एरिया, कहीं पे डर्मल एपिडर्मल जंक्शन का सेपरेशन हो गया, कहीं बुल्ला फॉर्मेशन देखने को मिला, ठीक है। तो ये पूरा हमको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। और यहाँ पे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का फीचर क्या होता है कि 10% से कम बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है ना, तब इसको हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं। लेकिन अगर यही 30% से ज्यादा इन्वॉल्व हो जा रहा है ना, यही सेम फीचर, तो इसको हम बोलते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ठीक है। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस इसको हम बोलते हैं। और अगर 10 से 30 के बीच में, तो इसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको SJSTEN इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो 10% से कम होता है तो इसको हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं, 30% ज्यादा होता है तो इसको हम TEN बोलते हैं, और 10 से 30 के बीच में होता है तो ये हम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है टिपिकली हमको देखने को मिलता है एडोलसेंट में, ठीक। तो इस तरीके से पूरा हमारा ये माइकोप्लाज्मा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। माइकोप्लाज्मा के साथ साथ हमारा ये निमोनिया का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए निमोनिया में फिर से हम बता दें कि टिपिकल निमोनिया जो होता है यहाँ पे हमको कंसोलेशन देखने को मिलता है, एटिपिकल में कंसोलेशन नहीं देखने को मिलता है। सबसे बड़ी फाइंडिंग यहाँ पे यही होती है। टिपिकल निमोनिया खाली बैक्टीरिया की वजह से होता है, एटिपिकल निमोनिया ये बैक्टीरिया वायरस फंजाई सबकी वजह से होता है, ठीक है। और टिपिकल निमोनिया में देखिए यहाँ पे कम्युनिटी एक्वायर्ड का मोस्ट कॉमन कॉज हमारा न्यूमोकोकस है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज स्टेफाइलोकोकस है, और वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज एसिनोबैक्टर है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे एटिपिकल में बताया कि बैक्टीरिया की वजह से मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, दूसरे की वजह से भी देखने को मिल सकता है। और बैक्टीरिया में देखिए माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, लेजियोनेला, इन तीन की वजह से देखने को मिलता है, उसमें भी माइकोप्लाज्मा मोस्ट कॉमन है। और इन तीनों की वजह से अगर हमको एटिपिकल निमोनिया देखने को मिल रहा है तो हम यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस हमारी जो होती है ये एजिथ्रोमाइसिन होती है, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस हो गई। और वायरस में देखिए हम बता दें कि वायरस का जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया अगर वायरस का पूछा जाए तो यहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस ही होता है। और पैरासाइट में देखिए हम बताया सिर्फ एक पैरासाइट है, पैरागोनिमस वेस्टरमानी। और फंगस में देखिए हम बताया कि फंगस में हमारे पास एपिडेमिक निमोनिया और अपॉर्चुनिटी फंगल इन्फेक्शन ये सारे हैं, ठीक है। तो ये एंडेमिक वाले जो होते हैं ये देखिए आपको ये डाइमॉर्फिक फंजाई से देखने को मिलता है, ठीक है। तो 6 होते हैं, 6 में से 5 जो होती है एंडेमिक
फंगल एटिपिकल निमोनिया कॉज करती हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए माइकोप्लाज्मा पे। तो माइकोप्लाज्मा में हम आपको बता दिए कि ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया है माइकोप्लाज्मा, और ये 30 से कम वाले में देखने को मिलता है मोस्टली। और यहाँ पे हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है डॉक्सीसाइक्लिन होती है, अगर ये स्टडी कॉज कर रहा है, क्योंकि नॉन मोनोकोकल यूरेथ्राइटिस वगैरह कॉज करता है। और अगर ये निमोनिया कॉज कर रहा है एटिपिकल निमोनिया, तो हमारे यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन जो होती है ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और एजिथ्रोमाइसिन किन कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होती है हम यहाँ पे ये बता दिए। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी ये 3 है कि एटिपिकल निमोनिया वाली कंडीशन जो अभी हम बताएं, और डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है अगर स्टडी की कंडीशन है। तो स्टडी में देखिए डॉक्सीसाइक्लिन यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और किस कंडीशन में डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है तो इसको माइपिंग आरबीसी से याद रखें, ठीक है। तो माइपिंग आरबीसी यहाँ पे हो गया। और इसका हम बताया कि ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इस वजह से प्रेगनेंसी में जो ये कुछ कंडीशन है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हमारी देखिए ये पूरी जो है ये एजिथ्रोमाइसिन ही बन जाती है। और फिर यहाँ पे हम बताया कि ये ग्राम स्टेन नहीं होता है, प्लियोमॉर्फिक होता है। और यहाँ पे जो इसका सेलेक्टिव मीडिया होता है ये पीपीएलओ अगार होता है। और चेस्ट एक्सरे में बताया कि इसकी बहुत सीवियर होती है, हमको रेटिकुलर पैटर्न देखने को मिलता है। और ये बताया कि यहाँ पे हमको कोल्ड एग्लूटिनेस देखने को मिलता है, यानी आईजीएम मीडिएटेड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलती है। इसके अलावा ये हमको मोनोन्यूक्लियोसिस में भी देखने को मिलती है, और वेल डिस्टर्न मैक्रोग्लोबिनिया में देखने को मिलती है। इसको एमएम से हम याद रखते हैं, ठीक है। तो मैक्रोग्लोबिनिया यानी वेल डिस्टर्न मैक्रोग्लोबिनिया, और मोनोन्यूक्लियोसिस और माइकोप्लाज्मा में हमको आईजीएम मीडिएटेड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया यानी कोल्ड हेमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। और इसको हम बता दें कि कोल्ड विदाउट कोट, तो कोल्ड हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करेगा, और यहाँ पे कोट नहीं होता यानी सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। और ये बताया कि ये जो होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कॉज करता है यंग्स में। और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हम बोलते हैं अगर 10% से कम बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्व होता है, और 30 से ज़्यादा हो तो इसको हम 10 बोल देते हैं, ठीक है। और इसके बीच में हम ओवरलैप कराते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।